जय हिंद मित्रों। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव कैसे कंडक्ट किए जाते हैं और कुछ बेसिक रूल्स हमने देखा लोकसभा से रिलेटेड। उसी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेसिक रूल्स इलेक्शन से रिलेटेड, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो आप डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे, परंतु डिटेल्स में उसको हम समझेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला, सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड क्या रूल होते हैं। तो कोई भी कंटेस्टेंट जब वो लोकसभा या विधानसभा के लिए इलेक्शन में उतरता है, अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, तो उसको इलेक्शन कमीशन के पास एक सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। तो उसके नियम क्या हैं कि अगर वो लोकसभा का कैंडिडेट है और वो जो सीट है और कैंडिडेट जो है दोनों जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी। और SC/ST कैंडिडेट के लिए ये 12,500 रुपये है। विधानसभा के इलेक्शंस में जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 10,000 रुपये जमा करना पड़ता है और SC/ST कैंडिडेट्स को 5,000 रुपये जमा करना पड़ता है। अब इसके कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, मतलब कब आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसको जब्त कर लिया जाता है, जिसको हम कभी कभी ऐसा भी सुनते हैं कि किसी कंटेस्टेंट की जमानत राशि जब्त हो गई। तो जमानत राशि कब जब्त होती है, जब कोई भी कंटेस्टेंट, कोई भी कैंडिडेट जो है वो टोटल जितने भी वैलिड वोट्स पड़ते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका 1/6 वोट भी प्राप्त करने में सफल नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोट पड़े, तो जितने भी कैंडिडेट जो कि 16 वोट से कम वोट अर्जित किए होंगे उन सभी की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, वो मनी उनको रिफंड नहीं होगी। और बाकी सारे कैंडिडेट जिन्होंने 16 वोट से ज़्यादा अर्जित किया होगा उन सभी को ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रिफंड कर दी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगला जो लिमिट जो हमारी है इलेक्शन से एक्सपेंडिचर। अब इलेक्शंस जो है वो बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है। 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज वो कैंडिडेट्स के प्रमोशन के लिए एक्सपेंडिचर करती है, कैंपेनिंग करती है, और दूसरा जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स होते हैं वो खुद अपने बिहाफ पे व्यय करते हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो उसमें ये जो लिमिट है इलेक्शन एक्सपेंडिचर की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाती है। तो अभी की जो लिमिट है, तो कोई भी लोकसभा सीट से कोई कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है तो बिगर स्टेट्स में वो लिमिट 70 लाख की है। मतलब कि कोई भी कैंडिडेट एक बड़े स्टेट जैसे कि यूपी, MP, ये जो बड़े स्टेट्स हैं, इसमें अगर आप कंटेस्ट कर रहे हैं लोकसभा की सीट से, तो आप 70 लाख रुपए से ज़्यादा व्यय नहीं कर सकते अपने कैंपेनिंग में। और जो इस छोटे स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी जैसे कि गोवा हो गया, और यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, इसमें अगर लोकसभा की सीट पे कोई कंटेस्ट कर रहा है तो वो 54 लाख रुपए से ज़्यादा व्यय नहीं कर सकता अपने इलेक्शन के कैंपेनिंग में। इसी प्रकार विधानसभा की सीट पे जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें बड़े स्टेट्स में ये लिमिट 28 लाख की है, और जो छोटे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें ये लिमिट 20 लाख की है। अब पॉलिटिकल पार्टी जो एक्सपेंडिचर करती है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के जो खर्चे होते हैं अपने कैंडिडेट्स के प्रमोशन के लिए, कैंपेनिंग के लिए, उस पे अभी के रूल्स के अकॉर्डिंग एज सच कोई लिमिट नहीं है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जितना चाहे उतना व्यय कर सकती है इलेक्शंस के कैंपेनिंग में। अगला एक कॉन्सेप्ट आता है स्टार प्रचारक का, जो इलेक्शंस के दौरान आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा न्यूज़ चैनल्स पे। तो स्टार प्रचारक क्या होते हैं? तो स्टार प्रचारक वो पार्टीज, कोई भी पर्टिकुलर पार्टी जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में अपने कैंडिडेट्स को कंटेस्ट करा रही है, वो कुछ लोगों को अपनी पार्टी से स्टार प्रचारक के रूप में नियुक्त करती है। और ये स्टार प्रचारक की जो लिस्ट होती है वो हर पर्टिकुलर पार्टी को इलेक्शन कमीशन को कैंपेनिंग के पहले सबमिट करना होता है। तो उसमें रूल क्या है कि जो नेशनल लेवल की पार्टी होती है, जैसा कि ये हमने पिछली वीडियोस में
पढ़ा था कि नेशनल पार्टीज किसे कहते हैं और स्टेट पार्टीज किसे कहते हैं। तो दोनों जो पार्टीज हैं, नेशनल और स्टेट पार्टीज, दोनों रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के अंतर्गत आती हैं। तो नेशनल पार्टी को जो है वो 40 स्टार प्रचारक नियुक्त करने की अनुमति है, और जो स्टेट पार्टीज हैं उनको मैक्सिमम 20 स्टार प्रचारक नियुक्त करने की अनुमति है। अब स्टार प्रचारक होते क्या है, बेनिफिट क्या है स्टार प्रचारक नियुक्त करने का? तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो भी कैंडिडेट होता है उसके एक्सपेंडिचर की एक लिमिट है फॉर कैंपेनिंग द इलेक्शन, लेकिन जो स्टार प्रचारक होते हैं उनके ऊपर एज सच कोई लिमिट नहीं है। तो स्टार प्रचारक अगर अपनी पार्टी के लिए कहीं भी जाकर प्रचार करता है तो उसके जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर होगा, जो व्यय होगा, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। हालांकि उसमें कुछ कैविएट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर स्टार प्रचारक किसी कैंडिडेट के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके प्रचार करता है और अगर वो कैंडिडेट स्टार प्रचारक के साथ स्टेज शेयर कर लिया, या फिर कैंपेनिंग के दौरान कुछ ऐसे पोस्टर छपे जिसमें स्टार प्रचारक और कैंडिडेट के पिक्चर्स साथ में हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है स्टार प्रचारक के कैंपेनिंग का कुछ खर्चा वो कैंडिडेट के जो खर्चे की लिमिट है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम है। लेकिन अगर स्टार प्रचारक इंडिपेंडेंटली प्रचार करता है अपनी पार्टी के लिए विदाउट शेयरिंग एनी स्टेज विद द कंसर्न्ड कैंडिडेट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस केस में उस कैंडिडेट का जो कैंपेनिंग के लिए जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है स्टार प्रचारक नियुक्त करने का हर पार्टी को। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल सीट्स से कंटेस्ट करने से रिलेटेड क्या रूल्स हैं। तो अभी के डेट में जो भी रूल्स सेट हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 2 सीट से कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, दोनों लोकसभा में और विधानसभा में भी। अब उससे रिलेटेड क्या रूल है कि अगर कोई कैंडिडेट जो 2 सीट से कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन में और वो दोनों सीट्स जीत जाता है अपनी, वो दोनों सीट्स पे विजयी होता है, तो उस केस में रूल क्या कहता है कि विद इन 14 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 14 दिनों के भीतर ही उस कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना होगा कि वो किस सीट से रिजाइन करेगा और कौन सी सीट को रिप्रेजेंट करना चाहेगा। तो उस केस में वो जिस सीट को रिप्रेजेंट करना चाहेगा वो सीट उसको दे दी जाएगी, और जो दूसरी सीट होगी जिससे वो रिजाइन करेगा उस पर बाद में बाई इलेक्शन कंडक्ट होंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करने से चूक जाता है, अगर वो 14 डेज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म नहीं करता है कि वो किस सीट से रिजाइन करेगा, तो उस केस में रूल के अकॉर्डिंग उसकी दोनों सीट्स चली जाएंगी। अदरवाइज इसका मतलब कि उसको किसी भी सीट से रिप्रेजेंट करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये जो रूल है वो मल्टीपल सीट से कंटेस्ट करने के बारे में है। अब ये जो मैक्सिमम 2 सीट वाला जो रूल आया है ये भी काफ़ी बाद में आया है। इसके पहले बहुत स्टार्टिंग में एक कैंडिडेट जो था वो 2 सीट से ज़्यादा पे भी कंटेस्ट करता था, ठीक है। तो ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जब कैंडिडेट्स 2 से ज़्यादा सीट्स पे भी कंटेस्ट करते थे, लेकिन बाद में उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया और अभी मैक्सिमम 2 ही सीट्स अलाउड है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हॉलीडे टू एम्प्लॉयज ऑन द पोलिंग डे। जिस दिन आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होगा उस दिन आपका ये अधिकार है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो आपको पेड हॉलीडे प्रदान करे। मतलब अगर आप उस दिन छुट्टी लेते हैं तो उसके लिए आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह काटी नहीं जाएगी। और ये रूल जो है वो डेली वेज वर्कर्स को भी अप्लाई होता है, और जो भी एम्प्लॉयर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस रूल को वायलेट करता है या फिर अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी काटता है अगर वो छुट्टी लेते हैं वोट डालने के लिए, तो उस पर 500 रुपये का फाइन का प्रावधान है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी वोटर जिसका एब्सेंस उसके एम्प्लॉयमेंट में सब्सटेंशियल लॉस या फिर उसकी जो जॉब है उसके लिए खतरा उत्पन्न करता है, उसकी अनुपस्थिति, तो फिर वहाँ पे एक्सेप्शन है कि हाँ उस एम्प्लॉय को बाध्य नहीं किया जाएगा पोलिंग डे के दिन छुट्टी लेने के लिए।
अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। तो जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि अभी जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं वो ईवीएम के द्वारा होते हैं। पंचायत इलेक्शन में अभी भी बहुत जगह बैलेट पेपर का यूज किया जाता है, लेकिन ये जो पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट है ये 1999 में आया। इसके थ्रू क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स जो इलेक्शन वाले डे के दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद नहीं होते हैं, जहाँ के इलेक्टोरल रोल में उनका नाम हो, तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू मतलब चिट्ठी के द्वारा अपना मत वो भेज सकते हैं कि वो किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है कि जो इलेक्टोरल ऑफिसर होता है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो एक बैलेट पेपर पोस्ट करता है वोटर को जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर है, और वोटर जो है उस बैलेट पेपर पे अपना वोट एक्सरसाइज करके जिस भी पार्टी को वो वोट देना चाहता है वो उस पर वोट डाल के अपना, और फिर से उसको इन्वेलप में सील करके वापस इलेक्टोरल ऑफिसर को भेज देता है, और इलेक्टोरल ऑफिसर फिर उस इन्वेलप को जिस दिन मतगणना होती है उस दिन ओपन करता है। तो ये सिस्टम है पोस्टल बैलेट का। अब किसको किसको राइट्स अवेलेबल हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करने का? तो पहले जो भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं उनकी पोस्टिंग इधर उधर होती रहती है, बॉर्डर पे होती रहती है, कभी कभी नक्सलाइट एरिया में हो जाती है, ठीक है। तो जो भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सभी को पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट एक्सरसाइज करने का अधिकार प्राप्त है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी ड्यूटी किसी ऐसी जगह लग गई जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत दूर है, तो उनको भी ये अधिकार प्राप्त है कि वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स को भी ये अधिकार प्राप्त है, तो एक सर्टेन एज के ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनको भी अधिकार प्राप्त है कि वो भी पोस्टल बैलेट का यूज करके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ मोबिलिटी के इशू हो सकते हैं, वो चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो इसलिए उनको भी ये अधिकार दिया गया है। और चौथा, ओवरसीज वोटर, जो हमारे एनआरआईज हैं जो भारत में नहीं रह रहे हैं परंतु अभी भी भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो उनको भी अधिकार प्राप्त है कि वो विदेश में बैठे बैठे पोस्टल बैलेट का यूज करके अपना वोट अपने फेवरेट कैंडिडेट को कास्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉक्सी वोटिंग। तो प्रॉक्सी वोटिंग में क्या होता है कि आप जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेजेंट नहीं होते हैं और आपको अपना वोट कास्ट करना होता है, तो या तो आप पोस्टल बैलेट का प्रयोग कीजिए या फिर आप अपने बिहाफ पे किसी एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं कि मेरे बिहाफ पे ये वोट देगा, और वो इन्फॉर्म करते हैं आप इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है आपके बिहाफ पे उस पर्सन को वोट देने के लिए। तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। तो प्रॉक्सी वोटिंग का जो ऑप्शन है वो 2003 में शुरू हुआ था, और प्रॉक्सी वोटिंग करने का अधिकार अभी आर्म फोर्सेस के लोगों को ही है, या फिर वो सारे फोर्सेस जो आर्म एक्ट से गवर्न होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये अधिकार है, ठीक है। अब इसमें इसके थ्रू जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो अपने लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करते हैं, और वो प्रॉक्सी वो भी कोई व्यक्ति ही होता है, वो प्रॉक्सी जो है वो जाके उनके बिहाफ पे वोट अपना कास्ट करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हमने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ इलेक्शंस। अगले वीडियो में हम कुछ और टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे नोटा और इलेक्टोरल फंडिंग क्या होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट के द्वारा प्रदान करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।